नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, ताकि सभी लोग जल्दी से आ सकें और हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ उठा सकें। तो भाई जोरदार तरीके से एक बार शेयर करके आइए सब। चलिए विचार पढ़ लेते हैं। आज का विचार क्या है? आज आपको सफलता के कुछ नियम बताए हैं भाई। कैसे मिलती है सफलता, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सफल होने के 3 नियम हैं जो हमें खुद से करने हैं। 3 वादे जो हमें खुद से करने हैं। क्या करना है? खुद से सफल होने के लिए 3 नियम। खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। यदि ये तीनों आप में हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। वादा क्या करना है? खुद से वादा करना है कि हमें आज पढ़ना है। एक लक्ष्य बनाओ अपना, रोज़ का टारगेट बनाओ कि हमें ये टॉपिक आज पूरा कंप्लीट करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हर हालत में कंप्लीट करना ही है और उसे कंप्लीट ही करके सोना है। मेहनत इतनी ज़्यादा करनी है कि जो टारगेट बनाओ उसे पूरा कर लो। पढ़ने में मन हमारा तब नहीं लगता जब हम कोई टारगेट बनाते हैं और वो पूरा नहीं हो पाता, फिर अगले दिन हमें पढ़ने में मन नहीं लगता। तो आप जो टारगेट बना रहे हैं उतना ही बनाइए जितना आप पूरा कर सकें। उतना मत बनाइए कि आपने ज़्यादा टारगेट बना लिया फिर वो पूरा नहीं कर पाएंगे तो आपका मन नहीं लगेगा। यदि आपने जो टारगेट बनाया छोटा बनाइए, लेकिन उसे पूरा कर लीजिए, फिर आपको अगले दिन मन लगेगा। ठीक है? इरादा मजबूत रहेगा तभी आप कोई टारगेट बना पाएंगे और उसको पूरा कर सकेंगे। चलिए, अब टारगेट हमारा ये है कि हमको प्रश्न पढ़ने हैं, आंसर देने हैं और पढ़ना है। ठीक है? चलिए, प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? कौन से कवि हैं ऐसे जो तार सप्तक में शामिल नहीं हैं? प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र, नरेंद्र शर्मा, रामविलास शर्मा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई। कौन से ऐसे कवि हैं जो तार सप्तक में शामिल नहीं हैं? चलिए, हमें सबसे पहले इस प्रश्न को करने के लिए यह पता होना चाहिए कि तार सप्तक में कौन कौन से कवि शामिल हैं। ठीक है? कितने कवि हैं तार सप्तक में? 7 कवि हैं। कौन कौन से हैं ये मैं लिखवा रही हूँ, पहले भी लिखवा चुकी हूँ लेकिन फिर लिखवा दूँ। जिसका नाम आ जाए उस ऑप्शन को काट देना। गजानन माधव मुक्तिबोध, भरत भूषण अग्रवाल, रामविलास शर्मा, अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माजवे, नेमीचंद्र और रामविलास शर्मा बताई दिए हैं मैंने। तो कौन से नहीं आए? नरेंद्र शर्मा नहीं आए। ठीक है? ये ऑप्शन हमारा गलत है। तार सप्तक में ये शामिल नहीं है। बाकी प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र और रामविलास शर्मा ये शामिल हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा निबंध ऐसा है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। कल्पलता, कुटज, अशोक के फूल, कल्प वृक्ष। कौन सा ऐसा निबंध है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? चलिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? कल्पलता, कुटज, अशोक के फूल। ये तीनों जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं, लेकिन कल्प वृक्ष जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है। यदि इनका नहीं है तो किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध है ये कल्प वृक्ष। ठीक है? चलते हैं अगले प्रश्न पर। महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई ये।
प्रश्न है, निम्न में से दोहा का विपरीत छंद है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। दोहा का विपरीत छंद कौन सा है? रोला है, चौपाई है, छपे है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। और मुझे पता है कि ये ज़्यादातर लोगों का गलत होने वाला है। अब जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए, ये प्रश्न मैंने जानबूझ के रखा है। आंसर ले लेते हैं इसका। जानबूझ के मैंने क्यों रखा है? मैंने ये देखने के लिए रखा है कि आंख बंद करके आंसर देते हो या आंखें खोल के। दोहा का विपरीत पूछा है, क्या होता है? सरोठा होता है दोहा का विपरीत। ठीक है, सरोठा, जो कि इस ऑप्शन में है ही नहीं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, इनमें से कोई नहीं। सरोठा होता है दोहा का विपरीत छंद भाई, इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है क्योंकि रोला में 24 मात्राएं होती हैं, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। और हमारा जो दोहा है ये सरोठा का विपरीत क्यों होता है? क्योंकि सरोठा में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और हमारे दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। मात्राओं की दृष्टि से दोहा ठीक विपरीत है सरोठा के। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि है, संप्रक्त ध्वनि है, युग्मक ध्वनि है, या कोई नहीं? अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ये अच्छा और नया प्रश्न है भाई। ऐसे प्रश्न अब एग्जाम में बन रहे हैं। पहले से बहुत कम आते थे, लेकिन अब बन रहे हैं एग्जाम में ऐसे प्रश्न। चलिए चलते हैं, आंसर ले लेते हैं। क्या होगा? प्रसन्नता शब्द में पूछी है कौन सी ध्वनि है? पहले आंसर ले लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। युग्मक ध्वनि है प्रसन्नता में। क्यों है युग्मक ध्वनि? किसे कहते हैं युग्मक ध्वनि? ये हम अभी बात कर लेते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए, द्वित का मतलब है न ही तो बनी हुई है यहाँ पे और न ही बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ध्वनि तो एक है, द्वित का मतलब है दो बार लिखा हुआ है एक ही ध्वनि को, आदि और पूरी। ठीक है, जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। ठीक है, जैसे और भी चीज़ें लिख जाती हैं, जैसे बिल्ली, बच्चा, दिक्कत। ठीक है, दिक्कत, या जिसमें भी एक जैसी दो ध्वनि हो एक साथ प्रयोग हो रही हो, उन्हें युग्मक ध्वनि कहते हैं। आगे आपको याद रखना है ये। अब संयुक्त ध्वनि पे बात कर लेते हैं। संयुक्त ध्वनि कौन सी होती हैं? संयुक्त ध्वनि वे ध्वनियाँ होती हैं जिनमें जुड़ी हुई होती हैं ध्वनियाँ। जैसे पै में रे जुड़ी हुई है। ठीक है, ये संयुक्त ध्वनि है। ठीक है, प्रकर्षण, से में रे जुड़ी हुई है, पै में भी रे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये संयुक्त ध्वनियाँ हैं। अब देख लेते हैं संप्रक्त ध्वनियाँ कौन सी होती हैं भाई। संप्रक्त ध्वनियाँ ऐसी होती हैं कि जैसे लिखें हम कंपन, शब्द है कंपन। आधा शब्द किसी और वर्ण से लिया है और आधा किसी और का है। पे और मैं अलग अलग दो वर्ण जोड़ दिए जाएं। जब अलग अलग दो वर्णों को जोड़ा जाए तो संप्रक्त ध्वनि होती है। जब एक ही वर्ण में दूसरा जोड़ दिया जाए तब संयुक्त ध्वनि होती है। युग्मक जब होती है जब एक ही तरह के दो जुड़े हुए हों। ठीक है, एक ही तरह की दो ध्वनि जुड़ी हुई हों तो द्वित, इसका मतलब युग्मक हो गया। एक ही तरह की ध्वनि युग्मक, दो अलग अलग तरह की ध्वनि एक साथ जुड़ी हुई हों तो उन्हें क्या कहते हैं? संप्रक्त ध्वनि। और एक ही शब्द में दो ध्वनियाँ जुड़ी हुई हों तो संयुक्त। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न अच्छा था इसलिए मैंने इतना ज़्यादा समझाया है वो, ताकि आगे गलत ना हो। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? कै, खे, रे, चे, छे, या टे और अण।
भाई यहाँ ये रहे, ये च गलती से लिख गया है, पर कोई बात नहीं है, इससे भी हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा। ठीक है, चलिए हमसे पूछी है कंठ ध्वनियाँ। इन सभी में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत आसान प्रश्न है ये तो। वर्णमाला का 1-2 प्रश्न हर एग्जाम में आता ही आता है, इन्हें तो बिल्कुल घोल के पी लो। ये ऑप्शन सही है, कै खे कंठ ध्वनियाँ हैं, च और झ ये तालु ध्वनियाँ हैं, ट अण ये मूर्धार, ठीक है, और ये रह ये अंतस्थ व्यंजन है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा हिंदी की स ध्वनि है। भाई इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये तो। हिंदी की स ध्वनि है, मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है, ओष्ठ है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूछा है हमसे शारदा वाली श, और इसकी पूछी है हमसे ध्वनि कौन सी है ये, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंतव्य है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। ये वाली श क्या होती है? शारदा वाली श तालव्य होती है, ठीक है, तालव्य होती है। मूर्धन्य कौन सी स होती है? स षटकोण वाली जो स होती है वो मूर्धन्य होती है, भाई याद रखना है। दंत कौन सी होती है? स सलजम वाली जो स होती है ये दंत होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? संकेतों द्वारा, बोलकर, लिखकर या सुनकर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आसान प्रश्न है, लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। संकेतों द्वारा नहीं करते हैं, बोलकर नहीं करते हैं, लिखित भाषा में लिख कर करते हैं। अब ये जो मैं अपने विचारों को व्यक्त कर रही हूँ, बोलकर ही तो कर रही हूँ, तो ये बोलकर हो गया। लेकिन जो आप देख रहे हैं, ये लिख के मैंने आपके पास जो भेजा है, ये लिख कर हो गया, ठीक है। जब किसी पत्र के माध्यम से आप अपने विचार किसी के सामने प्रकट करते हैं तो उसे लिख कर कहते हैं, ठीक है। लिखित भाषा में विचार को प्रकट करना लिख कर होता है। जैसे अब मैं यहाँ कुछ शब्द आपको लिख के बता दूँ तो वो लिख के हो गया, लेकिन यदि मैं बोल के आपको जैसे समझा रही हूँ, इसे बोलकर बोलेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न है हमारा देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई ये। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। अच्छा प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। भाई इस ऐसे प्रश्नों में क्या करना होता है, आपको गलत नहीं देखना कि गलत कौन सा है, सही तो सारे ही हैं। इसमें पूछा है सबसे बड़ी विशेषता क्या है, विशेषता तो सभी है, सबसे बड़ी विशेषता क्या है ये देखना है आपको। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। हिंदी भाषा की लिपि होना, सही बात है, हिंदी भाषा की लिपि, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना। डी ऑप्शन यहाँ हमारा सबसे महत्वपूर्ण व सबसे बड़ी विशेषता है। ये देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा जलद शब्द में समास है। कौन सा समास है ये आपको बताना है। तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है या अव्ययीभाव समास है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, जलद शब्द में कौन सा समास है। चलिए जलद शब्द दिया हुआ है और समास पूछा है हमसे। पहले हम इसका विग्रह करेंगे। कैसे विग्रह करेंगे इसका?
जलद, जल देता है जो, वह कौन है? बादल है। ठीक है, या ऐसे भी विग्रह कर सकते हैं, जल देने वाला, जलद। ठीक है, जल देता है जो कौन है? वो बादल है। बहुब्रीहि समास, ये बादल का पर्यायवाची है जलद। इसमें क्या हो गया? बहुब्रीहि समास है। ठीक है, जलद में बहुब्रीहि समास होता है भाई, ये आपने याद रखना है। चलिए, प्रश्न है हमारा, पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है? चलिए, पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा भाई? बहुत लोग सोच रहे होंगे, देखो समूहवाचक और द्रव्यवाचक ये तो पहले ही कट गया, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में थोड़ी सी लड़ाई है। कैसे? बहुत लोग सोच रहे होंगे व्यक्तिवाचक है, पर्वत सिंगल ही तो लिखा हुआ है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्वत नाम ही जातिवाचक है। ठीक है पूरी पर्वत जाति के बारे में बात हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है भाई। लेकिन यदि किसी पर्वत का नाम दिया होता, हिमालय, विंध्य पर्वत, ऐसे किसी पर्वत का नाम दिया होता तो क्या होता? वहाँ व्यक्तिवाचक होता। लेकिन क्या दिया हुआ है? पर्वत पूछा है, ओनली पर्वत, तो क्या है? जातिवाचक है। जैसे यदि लड़का कह दे तो जातिवाचक है, और किसी लड़के का नाम ले दो तो व्यक्तिवाचक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? वह खाने लगा, मैं घर जाता हूँ, मोहन हंसता है, श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया। भयंकर काम कर दिया इसने तो भाई, थप्पड़ मार दिया। चलिए आंसर दीजिए अब। द्विकर्मक क्रिया पूछिए कौन सी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? वह खाने लगा, खाने भी और लगा भी, तो क्या हो गया? संयुक्त क्रिया है इसमें। ठीक है, मैं घर जाता हूँ, यहाँ जाना मुख्य क्रिया है और हूँ सहायक क्रिया है। ठीक है, मैं घर जाता हूँ। मोहन हंसता है, अकर्मक क्रिया है, क्या हंसता है? पता नहीं क्या हंसता है, बस मोहन हंसता है। श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया, द्विकर्मक क्रिया है। कैसे? दो कर्म है इसमें, एक तो राम कर्म है और दूसरा थप्पड़ भी कर्म है। ठीक है, श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया, दोनों कर्म है, दो कर्मक क्रिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, धरती का पर्यायवाची शब्द है चंचला, विपुल, सरसी या अचला? क्या है धरती का पर्यायवाची शब्द? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई, अच्छा प्रश्न है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा धरती का पर्यायवाची शब्द? चंचला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चंचला लक्ष्मी का पर्यायवाची है। ठीक है, चंचला लक्ष्मी का पर्यायवाची है, इसलिए धरती का नहीं होगा। विपुल किसका पर्यायवाची है? विपुल बड़े को कहते हैं। ठीक है, विपुल बड़ा, लेकिन ये याद रखना है, बड़ा तो है लेकिन आयु में नहीं, संख्या या परिणाम में जो बहुत अधिक हो उसे विपुला कहते हैं। ठीक है, संख्या या परिणाम में। सरसी, सरसी कहते हैं छोटा ताल या छोटा सरोवर, उसे कहते हैं सरसी। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अचला धरती का पर्यायवाची है। भूमि, भूमि, धरा, अचला, ये धरती के पर्यायवाची हैं सब। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, आशा का विलोम शब्द है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, आशा का विलोम शब्द क्या है? दुराशा है, निराशा है, हताशा है, नाउम्मीद है? चलिए आंसर लेते हैं, क्या होगा आंसर? आशा शब्द दिया है और विलोम पूछा है तो बी ऑप्शन सही होगा, निराशा।
ठीक है, आशा का निराशा विलोम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, उसके लिए एक शब्द पूछा है, अरोगी, अतिरोगी, विरोगी या असाध्य। क्या कहते हैं उसे? ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो। चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा? अरोगी नहीं होगा, अतिरोगी नहीं होगा, विरोगी नहीं होगा, असाध्य होगा। ठीक है, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव नहीं है, क्या होगा? असाध्य होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, तुम यह काम मत करो। कैसा वाक्य है ये हमें बताना है। आज्ञावाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, विस्मयवाचक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मैंने पहले भी करवाया है ऐसा प्रश्न, सेम नहीं है लेकिन ऐसा ही करवाया है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, तुम यह काम मत करो। आंसर ले लेते हैं। क्या होगा आंसर? तुम यह काम मत करो। मैंने उस दिन भी बताया था, मत से ही पता चल जाता है कि क्या है, निषेधवाचक है। ठीक है, आज्ञावाचक नहीं है और आज्ञा नहीं दे रहा है, प्रश्नवाचक नहीं है, विस्मयादिबोधक नहीं है, निषेधवाचक है। भाई तुम यह काम मत करो, मना कर रहा है सीधे सीधे काम करने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें। मैंने राम को पूछा, सबसे नमस्ते, जनता के अंदर असंतोष फैल गया, नौकर की कमीज। कौन सा शब्द शुद्ध है ये हमें बताना है। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई, प्रश्न अच्छा है। कौन सा शब्द शुद्ध है ये आपको बताना है। चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा? मैंने राम को पूछा। क्या आप ऐसे बोलते हैं, मैंने राम को पूछा? ऐसे होना चाहिए था, मैंने राम से पूछा। को की जगह पे क्या आएगा? को की जगह पे से आएगा जब होगा शुद्ध। सबसे नमस्ते, सबसे नमस्ते होता है या सबको नमस्ते होता है? सबको नमस्ते होता है। ठीक है, सबसे नमस्ते नहीं होता है। जनता के अंदर असंतोष फैल गया। जनता के अंदर फैल जाएगा, ऐसा हो सकता है जनता के अंदर फैल जाए असंतोष। जनता में असंतोष फैल गया। ठीक है, ये शुद्ध होगा, के अंदर नहीं लगेगा इसमें। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नौकर की कमीज। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, आंख का नीर ढल जाना। इसका अर्थ पूछा है। भाई टल नहीं है, ढल है। ठीक है, आंख का नीर ढल जाना, इसका अर्थ पूछा है, हमें बताना है। मरते समय आंसू बहाना, निर्लज्ज हो जाना, निरुत्साहित होना या निष्प्रभ होना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई, क्या होगा इसका आंसर? आंख का नीर या पानी ढल जाना। अच्छा प्रश्न है, सभी को आंसर इसका पता होगा और सभी का सही भी है। बी ऑप्शन सही है, निर्लज्ज हो जाना। ठीक है, कहते नहीं है आंखों का पानी उतर गया है। आंखों में पानी होना बहुत ज़रूरी है भाई। जिसका आंखों का पानी ढल जाए वो क्या हो जाता है, उसे निर्लज्ज कहते हैं। ठीक है, निर्लज्ज हो जाना। आजकल के ज़माने में तो किसी बड़े को देख के फ़ोन रख दो, उससे ही पता चल जाता है आंखों में पानी है। चलिए प्रश्न है हमारा, अंगूठी का नग होना। इसका अर्थ पूछा है हमसे, अंगूठी का नग बहुत सुंदर, छिपा हुआ, बहुत प्रिय या बहुत कीमती। आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका आंसर? अंगूठी का नग होना, इसका अर्थ पूछा है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर? अंगूठी जो होती है उसमें नग जो होता है वो सबसे कीमती होता है। ठीक है,
यदि नग नहीं है अंगूठी में तो अंगूठी का कोई मोल नहीं है, बेकार है अंगूठी। जब तक नग है जब तक ही उसकी कीमत है। तो बहुत कीमती, अंगूठी का नग का मतलब होता है बहुत कीमती। बिना नग की अंगूठी का कोई कीमत नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है। क्या होता है रस का शाब्दिक अर्थ? दुख होता है, खुशी होता है, उत्साह होता है या आनंद होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है, सभी का सही भी है। रस का शाब्दिक अर्थ दुख नहीं होता, खुशी नहीं होता, नाचते नहीं हैं हम, रोते नहीं हैं, रस को पढ़ के ना नाचते हैं, ना उत्साह होता है। क्या होता है? किसी भी रस को हम पढ़ते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। ठीक है, यदि रस को पढ़ के आनंद की अनुभूति नहीं हुई तो वो रस रस ही नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नर की और नल नीर की गति एक करी जोर, जै तो नीचो है चले तै तो ऊंचो हो। अच्छा प्रश्न है भाई। पूछा है कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तुलसीदास की हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं, बिहारी लाल की हैं या केशव दास की हैं? जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, किसकी पंक्तियाँ हैं? नर की और नल नीर की गति एक करी जोर, जे तो नीचो है चले तै तो ऊंचो हो। अच्छी पंक्तियाँ हैं भाई। इतनी अच्छी पंक्तियाँ किसने लिखी हैं ये आपको बताना है। मैं इतने इसका अर्थ बता देती हूँ। इसका अर्थ है कि मनुष्य की और नल के जल की समान स्थिति होती है। जिस प्रकार नल का जल जितना नीचे होके बहता है उतना ही ऊंचा उठता है, उसी प्रकार मनुष्य जितना विनम्रता का व्यवहार करता है उतना ही अधिक उन्नति होती है। बिल्कुल सही बात है ये। विनम्रता का व्यवहार आप जितना करेंगे उतनी ही आपकी उन्नति होगी। ठीक है, आपने देखा होगा जब नल खींचते हैं हम, जब नल चलाते हैं तो जितना उसे नीचे तक दबाते हैं उतना पानी ज़्यादा निकलता है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ बोला गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्या, इसका आंसर ले लेते हैं। क्या होगा इसका आंसर? किसने बोली है ये इतनी अच्छी लाइन भाई? सी ऑप्शन सही है, बिहारी लाल जी ने। ठीक है, बिहारी लाल ने इतनी अच्छी लाइन बोली है। इतनी देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद भाई। आप सबसे विनम्र निवेदन है, सेशन को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई। सहयोग करें सभी लोग, आपके सहयोग से ही सब होता है।